हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, अभी हम जो मध्यमा बोर्ड से या तो बिहार बोर्ड से जो भी बच्चा एग्जाम देने वाले हैं उसको लेकर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने का प्रयास करें, जो कि हम इसमें साइंस का बताएंगे। तो साइंस में आपको या तो मध्यमा बोर्ड से दे रहे हैं या तो बिहार बोर्ड से दे रहे हैं, दोनों में आपका सिलेबस सेम है और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा उसी प्रकार से। सिर्फ इसमें एक्सचेंज यही रहेगा कि अगर आप बिहार बोर्ड में दे रहे हैं तो आपको 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। अगर मध्यमा बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव रहेगी। ठीक है, तो बाकी दोनों का सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो सिलेबस दोनों का सेम ही है। तो चलिए, आज जो हम बात करते हैं मध्यमा बोर्ड और बिहार बोर्ड की, तो इसमें अगर साइंस की क्वेश्चन की बात करते हैं, जो साइंस क्वेश्चन हम अभी इस वीडियो में हम जो बताने वाले हैं, जो कि वही क्वेश्चन हम बताने का प्रयास करते हैं जो कि क्वेश्चन में एग्जाम में आने का चांसेस हो। कहा कि ये व्हाइट बोर्ड है तो उतना बड़ा तो वीडियो बन नहीं पाएगा, तो हम छोटा वीडियो बनाने का प्रयास इसलिए करें कि ताकि एग्जाम का जो सटीक आंसर हो, क्वेश्चन हो, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा 100% चांस हो, तो वही क्वेश्चन। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पूरा अंत तक वीडियो देखने के बाद आप एक बार यस लिख के कमेंट कर देंगे, या तो जो भी आपको मन में हो वो लिख के आप, या एक तो कहीं दिखने में दिक्कत है, कोई परेशानी भी आ रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो हम आप लोगों को जरूर प्रयासों को करेंगे कि अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अब हम बात करते हैं बच्चों कि चैनल पे आप लोग नए होंगे, जो भी बच्चा हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं उन जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर करेंगे। सभी बच्चों लाइव क्लास में सुबह में जुड़िएगा। अगर मैथ का लाइव चलता है सुबह में 7 बजे और शाम में अभी एक्चुअली में बंद कर दी है, क्योंकि अभी थोड़ा कुछ काम से हम परेशानी है इस वजह से थी। लेकिन अगर जैसे ही हमको कल से आप लोगों को स्टार्ट हो जाएगी लाइव क्लास 8 बजे रात में, तो आप लोग सभी बच्चों जरूर जुड़े, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को शेयर कोशिश करिए। सभी लोग शेयर कर लीजिए वीडियो को, कहा कि हम लोग इतना रातों में मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट बनाते हैं, तो आपसे तो पैसा हम नहीं ले रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ यही बोलेंगे कि एक लाइक और कमेंट करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए, और बच्चों अब हम यहाँ पे जो आपको साइंस का हम क्वेश्चन लाए, कुछ बायोलॉजी से, कुछ फिजिक्स से, कुछ केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन है। चलिए, तो अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों ये क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात समझ लेते हैं तो कह रहा है लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए, है ना, और इसका सूत्र लिखें। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन समझिए बच्चों, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंस की परिभाषित करें और इसका सूत्र का मात्रक लिखें, है ना। आपको इसी टाइप से सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले तो लेंस का परिभाषित करेंगे, तो लेंस का परिभाषा करेंगे, लिखेंगे कि किसी लेंस की क्षमता लेंस द्वारा प्रतिबिंब को फोकसित करने के गुणों का अभिलक्षण होता है। किसी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस की दूरी को व्युत्क्रमणी द्वारा व्यक्त की जाती है। जैसे इसका कहने का अर्थ ये कि अगर मान लीजिए कि हमें लेंस लगाए हुए हैं, है ना, हम लेंस लगाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आँख में प्रॉब्लम है, देखने से प्रॉब्लम है, तभी नहीं दिखाई पड़ रहा है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, इसलिए तो कह रहा है ना कि किसी लेंस की क्षमता लेंस द्वारा प्रतिबिंब को फोकसित करने के गुणों का अभिलक्षण होता है ना। क्या कहता है, अभिलक्षण होता है, उसी को व्युत्क्रमानुपाती द्वारा हम व्यक्त की जाती है। जैसे अगर हमें बात करते हैं, यदि लेंस की क्षमता P तथा फोकस दूरी f हो, कह रहा है ना कि इसका व्युत्क्रमानुपाती की बात करें, यदि लेंस की क्षमता P तथा फोकस दूरी f हो, अगर बात करते हैं इसका लेंस का जो क्षमता है अगर P है, इसका फोकस दूरी f है, तब जाके हमको इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि P/1/f, जहाँ P क्षमता है, पावर जिसको हम पावर बोलते हैं। चलिए, यहाँ फिर लिखेंगे लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होगा, तो आप लोगों क्या लिखेंगे, डायोप्टर होगा। क्या होगा बच्चों, डायोप्टर। चलिए, अब उसके बाद लिखिएगा जिसे संकेत डी द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा, डी द्वारा इसको निरूपित करें या सूचित करें, इसी को बोलते हैं।
एक DI बराबर होता है 1 मीटर -1। हाँ, अतः हम लिख सकते हैं उस लेंस की क्षमता एक डायोप्टर जिसे संकेत D के द्वारा निरूपित किया जाता है। इतना अगर लिखते हैं तो आपको 3 नंबर मिलता है। ठीक है, कितना नंबर? 3 नंबर। ये आपको मध्यमा में आपको इस अगर सवाल पूछेगा तो 3 नंबर में पूछेगा, अगर बिहार बोर्ड में पूछेगा तो आपको 2 नंबर या तो 3 नंबर में पूछेगा। चलिए, एक मेरा केमिस्ट्री सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग कैसा होता है? ये सवाल आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। और जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ये जो प्रीवियस ईयर की बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हम बताते हैं आप लोगों को, है ना। चलिए, तो यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे बच्चों कि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। क्या है? लोहा जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डुबाने पर लोहा कॉपर और सल्फेट के जलीय विलयन में से कॉपर मतलब Cu को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? जब जलीय विलयन को कॉपर विस्थापित कर देता है, किस में, है ना। कह रहा है कि देखिए, यहाँ फिर से समझेंगे, लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है? लोहा जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, धातु है। कॉपर सल्फेट को जलीय विलयन मतलब जल में घुलाया जाता है तो लोहा की कील डूब जाती है, लेकिन कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कॉपर को विस्थापित कर देता है ना, विस्थापित कर देता है। इसीलिए कॉपर SO4 का रंग बदल जाता है। इसका रंग क्या होता है? बदल जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ लोहा प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ से अभिक्रिया कराए तो Fe लोहा से अभिक्रिया करेगा कॉपर सल्फेट तो कॉपर अलग हो जाएगा, लोहा हरा विलय में हो जाती है लाल भूरा। ये जो होता है लोहा और कॉपर सल्फेट अलग अलग होकर लाल और भूरा में बन जाता है। तो ये समीकरण भी आप लोगों को लिखना अनिवार्य होगा, तभी जाके आपको एग्जाम में 2 नंबर मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पे अयस्क और खनिज में क्या अंतर है। अगर आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा कि अयस्क और, है ना, अयस्क और खनिज, है ना, अयस्क और खनिज में क्या अंतर है, तो हम सबसे पहले अयस्क की बात करते हैं, एक खनिज की बात करते हैं। तो दोनों में अंतर हमको पूछा है तो लिखेंगे कि जिन पदार्थों से धातु का निष्कर्षण सरल हो उन्हें अयस्क कहते हैं। इसका सवाल अगर आपको अयस्क का परिभाषित करने के लिए बोला जाएगा तो हम यही लिखेंगे, जिन पदार्थों से धातु का निष्कर्षण सरल हो उन्हें अयस्क कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट में, अगर एल्युमिनियम का ऑक्साइड अगर पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में भी आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि एल्युमिनियम का बॉक्साइट अयस्क क्या होगा, तो आप बॉक्साइट क्या होगा, तो अयस्क क्या, तो इसको एल्युमिनियम आंसर मारेंगे। चलिए एक बार फिर देख लीजिए, जिन पदार्थों से धातु का निष्कर्षण सरल हो उन्हें अयस्क कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। खनिज की हम बात करते हैं तो लिखेंगे धातु के प्राकृतिक यौगिक रूप को, है ना, करा धातु के प्राकृतिक यौगिक रूप को खनिज कहते हैं। अधिकांश धातुओं हमें यौगिक के रूप में ही प्राप्त होती है। जैसे तांबा हमें पैराइट और कोरोपराइट, यहाँ काइपोराइट से प्राप्त होती है। ये सारी चीज होता है कहाँ से? खनिज से हमको प्राप्त होती है। किससे होती है? खनिज से प्राप्त होती है। अगर एग्जाम में ये भी सवाल आपको पूछा जाएगा कि दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है ऑब्जेक्टिव में, तो आप इसको में से कोई ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो इसको टिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए, अभी जो हम आपको एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री, 2 केमिस्ट्री का क्वेश्चन बताएं, तो ये जो सारे सवाल हम आप लोगों को बताने का प्रयास करें, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेगा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा बच्चों। तो पूरा वीडियो देखने का जरूर प्रयास करें। जब टोटल वीडियो अगर देख लेते हैं, यहाँ वीडियो समाप्त होती है, तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करेंगे जहां भी आपको कोई दिक्कत आ रहा है। बहुत सारे बच्चे लोग बोल रहे थे सर कि हमको जब लिखते हैं तो नहीं दिखाई पड़ता है, तो इसका हम फोटो खींच कर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम क्या करेंगे, भेज दे देंगे। चलिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे ताकि लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। और जो भी बच्चा हम अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर में ही मेरा नंबर दिया हुआ, वहाँ से आप हमको मैसेज सिर्फ और सिर्फ डाल देंगे कि सर हमें ग्रुप एडमिन होना है, तो बस आपको मैसेज कर दीजिएगा, हम ग्रुप में एडमिन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए सवाल करा है ना, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। क्वेश्चन मेरा यहाँ है कि आप कचरे को निपटने की समस्या को में क्या योगदान कर सकते हैं। मतलब करा ना कि आप कचरे को निपटने की समस्या में क्या आप योगदान कर सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं बच्चों की, अगर कोई कचरा कहीं पे कचरा है तो कचरा को निपटने के लिए आप क्या समस्या का योगदान दे सकते, उसके लिए क्या योगदान दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको घर के आसपास कचरा है तो उसको हटाने के लिए क्या आप योगदान दे सकते हैं। या तो श्रमिक कर सकते हैं, अपने काम करके उसको हटा सकते हैं, तो पैसा देकर के मजदूरों से क्या करेंगे, हटवाएंगे। चलिए तो लिखेंगे हम यहाँ कि कचरा से निपटने के लिए निम्नलिखित 2 तरीके से अपनाया जा सकता है। कौन कौन? एक तो पहला चक्रण से और दूसरा मिट्टी के दबने से। तो अगर मान लीजिए कोई कहीं पे कचरा बिक रहा है तो वहां पे मजदूर तो लगाएंगे नहीं आप लोग, तो उसके लिए कुछ मतलब हमें ये जो सवाल है बायो का, तो आपको वही में आंसर साइंस के अनुसार से आंसर देना है ना। तो लिखेंगे पुनः चक्रण। पुनः चक्रण कहने का अर्थ समझिएगा, कचरे में से कागज, प्लास्टिक, धातु और चीथे आदि चुनकर अलग अलग है ना क्या करके अलग अलग करके उसका पुनः चक्रण किया जाना चाहिए। पुनः चक्रण किया जाना चाहिए। पुराने कागज और कपड़े के पुनः चक्रण से पेड़ों को काटने से बचाया जा सकता है। क्या इस सारे चीजों से क्या होता है, पेड़ों को काटने से बचाया जा सकता है। प्लास्टिक का उपयोग करके बार बार किया जाता है ना। प्लास्टिक का उपयोग बार बार किया जा सकता है ना। जैसे अगर मान लेते हैं कोई प्लास्टिक अगर खराब हो गया है तो उसको अगर कचरा में बिकते हैं तो वो जल्दी गलता नहीं है, तो उस प्लास्टिक को चुन करके जहाँ पे प्लास्टिक का फैक्ट्री है वहाँ पे बहुत सारे अभी चुने हुए वो ले जा करके क्या करेंगे, उसको नया बना के फिर उसको यूज में ले लेंगे है ना। तो ये सारी चीज पहला हो गया। दूसरा कह रहा है मिट्टी में दबाना। अगर मिट्टी में दबा देते हैं बहुत साल पुराने हो जाएंगे तब जाके वो क्या हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। कह रहा है कि जैव नवीकरणीय पदार्थों को मिट्टी को दबाकर कचरे का निपटारा किया जा सकता है। उसे खाद प्राप्त करके खेतों में प्रयुक्त किया जा सकता है। अगर बात कर लेते हैं गोबर की, गोबर जैसे आप लोग क्या करते हो, गोबर का होता है क्या कि ले लेते हैं उसके बाद बहुत सारे उसको खेतों में डाल देते हैं तो वो एक प्रकार से मिट्टी बन जाती है। तो ये 2 तरीका से आप क्या कर सकते हैं, निपटारा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों कि मनुष्यों में लिंग निर्धारित कैसे, लिंग का निर्धारित कैसे करते हैं। सभी लोग पूछते हैं कि लिंग निर्धारित क्या होता है, तो आप लोग जेन्युइन बात हम आपको बताना चाहें तो सीधे तौर पे जानते हैं कि लिंग निर्धारित करने का अर्थ ये होता है कि बच्चे को लड़का है या लड़की को पता कैसे लगाया जा सकता है। तो उसका भी तरीका है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कि गुणसूत्र जो व्यक्ति का लिंग का निर्धारित करता है। जो गुणसूत्र होता है वो व्यक्ति के क्या लिंग का निर्धारित करता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे लिंग गुणसूत्र कहलाता है। ये लिंग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। लिंगों का गुणसूत्र 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है एक्स गुणसूत्र कहलाता है और दूसरा वाई गुणसूत्र कहलाता है। पहला क्या कहलाता है, एक्स गुणसूत्र कहलाता है, दूसरा वाई गुणसूत्र कहलाता है ना। तो आप समझिए अगर एग्जाम में आपको ये भी सवाल पूछा जाएगा कि मनुष्य में जोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो 46। अगर आप जोड़ा नहीं पूछे तब अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो 46। चलिए यहाँ पे दिया ही है कि मानव में जोड़ा में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 22 जोड़ी वर्धन गुणसूत्र होते हैं और 1 जोड़े लिंग गुणसूत्र होते हैं। 1 जोड़े लिंग गुणसूत्र होता है। यहाँ पे करा मादा में दोनों लिंग गुणसूत्र होता है, XX होता है। महिला में जब भी होता है तो XX गुणसूत्र होता है। जबकि पुरुष में XY लिंग गुणसूत्र होता है। मानव के एक शुक्राणु जिसमें से 22 लिंग है ना, करा 22 लिंग गुणसूत्र होता है और एक अंडा से संयोजित होकर के उसे पुत्र का जन्म देता है। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि अगर मान लिया जाए कि किसी को लड़का है या लड़की कैसे पता लगाया जाता है, तो अगर मान लीजिए लड़की में हमेशा XX होता है, लड़का की अगर हम बात करते हैं तो XY होता है। अगर XX दोनों अगर आता है तो ये लड़की पैदा होगी।
ठीक है। अगर बात कर लेते एक्स वाई आ गया, तो एक्स वाई अगर आया तो ये लड़का पैदा, सीधी सी बात इसमें यही कहा गया है ना। चलिए, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हम यहाँ बात करते हैं तो लड़की में हमेशा होता है एक्स एक्स, है ना। क्या होता है एक्स एक्स, लड़का में एक्स और वाई, यहाँ जो कि यहाँ पे दिया, अगर एक्स क्रोमोसोम यहाँ से आया, एक्स क्रोमोसोम यहाँ से आएगा तो ये लड़की पैदा होगी। अगर एक्स यहाँ से आया, वाई यहाँ से आया तो ये क्या होता है, लड़का। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि शोषण और दहन में क्या अंतर है, समझाइए। शोषण और दहन में क्या अंतर है, इसको समझाने के लिए हमसे क्वेश्चन किया गया है कि शोषण और दहन में क्या। तो हम लिखेंगे सबसे पहले शोषण और दहन में निम्नलिखित अंतर है। क्या है कि शोषण और दहन में निम्नलिखित अंतर है। पहला लिखेंगे श्वसन और दूसरा लिखेंगे दहन। अब इसको हमें लिखना है, पहला में लिखेंगे शोषण एक जैव रासायनिक है। क्या है कि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। क्या है, शोषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। अगर हम इसमें लिखेंगे दहन की बात करेंगे तो लिखेंगे दहन एक अजैविक क्रिया है। शोषण एक क्या है, जैविक रासायनिक क्रिया है, दहन एक अजैविक क्रिया है। दूसरा में लिखेंगे इस क्रिया में शोषण में लिखेंगे इस क्रिया में निकली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है। किसके रूप में, एटीपी के रूप में संचित होता है। लेकिन दहन की बात करते हैं तो इस क्रिया में ऊर्जा प्रकाश एवं ताप के रूप में निकलता है। इसमें दहन में कैसा होता है, इस क्रिया में ऊर्जा प्रकाश एवं ताप के रूप में निकलती है। तीसरा में लिखेंगे शोषण में इसमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। इसमें पदार्थों को धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। लेकिन दहन की बात करते हैं इसमें तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। दहन में तीव्र गति से होती है, लेकिन अगर शोषण में धीमी गति से होती है, कौन, ऑक्सीकरण। चौथा लिखेंगे शोषण एक नियंत्रण क्रिया होता है तथा कम ताप की होती है। क्या होती है, शोषण एक नियंत्रण क्रिया होती है तथा कम ताप की होती है। लेकिन दहन की बात करते हैं, दहन एक अनियमित क्रिया है। क्या है, दहन एक अनियमित क्रिया है जो उच्च तापक्रम पर होती है। दहन क्या है, एक अनियमित क्रिया है जो उच्च तापक्रम पर होती है। तो चलिए, आपको जो भी सवाल हम आपको अभी बताए हैं ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, एक बार जरूर लिखने का प्रयास करेंगे, फिर इसको 1 से 2 बार जरूर पढ़ेंगे ताकि आपको एग्जाम में इस टाइप का सवाल आए तो आपसे नहीं छूट पाए। तो आप लोग अच्छे से टोटल वीडियो देखते जाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग सभी लोग पढ़ लेते वीडियो, आप कमेंट नहीं करते तो जरूर एक बार कमेंट करिए, या करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोग वीडियो से पढ़ रहे हैं। तो एक बार जरूर प्रयास कीजिएगा, कुछ भी लिखकर आप हमें जरूर लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा सभी लोग अपने अपने जो भी बच्चा देख रहे हैं, और शेयर भी जरूर कीजिए सभी लोग अपने दोस्तों के साथ जो अगर बिहार बोर्ड से दे रहे हैं एग्जाम या तो मैट्रिक मध्यमा बोर्ड को दे रहे हैं, तो सभी लोगों के पास जरूर वीडियो शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में। चलिए, तब तक आप लोग हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और एग्जाम का तैयारी जोर तोड़ से करते रहिए। तो थैंक यू।